सीतापुर नाम के एक गांव में घमंडी लाल नाम का एक सेठ रहता था। वह किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो बुक्कर सिंह, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और मुझे देखो, मुझ जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं इन बेवकूफ़ों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास भोला राम नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने ठीक सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम भोला राम है और मैं पास के गांव सीतापुर में रहता हूँ। ठीक है बोलाराम, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें तो सुन लो। ठीक है सेठ जी, बताइए क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद भोला राम वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, सेठ जी से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। भोला राम दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल उगकर तैयार हो जाती है। भोला राम अब उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। भोला राम की उगाई हुई फसल की खबर सेठ घमंडी लाल के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज भोला राम अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो भोला राम की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या वाकई में? ये तो बहुत अच्छी खबर है कि भोलाराम आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। सेठ घमंडी लाल भोला राम के खेत पर पहुंचता है। अरे भोलाराम, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, ये तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल भोलाराम। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं यहाँ से चलूं। मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर सेठ घमंडी लाल भोला राम से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल भोला राम के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर भोला राम मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? भोला राम इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद भोला राम का बेटा गोपाल, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। बाबूजी, हमारे गांव का ये हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ घमंडी लाल जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं।
मेहनत हम करते हैं और फल सेठ जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर गोपाल बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आ जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और इस लालची सेठ घमंडी लाल को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन गोपाल सेठ घमंडी लाल के घर पहुंचता है। कहो गोपाल, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगे? जाओ जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे लड़के खेत के नाम पर गधे साबित हो रहे हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या ही रह गया है, सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। यह तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता भोलाराम धान की फसल लगाता है। इस बार शर्त यह है कि ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से गोपाल खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। गोपाल ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वो फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब गोपाल खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ घमंडी लाल गोपाल के पास पहुंच जाता है। गोपाल, शर्त याद है ना तुम्हें? आधी फसल मेरी और आधी तुम्हारी। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। पर आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी मार दी। ये धान की फसल नहीं है, यह है तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? जी सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, इसलिए मैंने इस बार सोच की आलू की फसल लगा लेता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था। और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह गोपाल ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सारे आलू लेकर घर आ गया और घास फूस सेठ के हिस्से छोड़ आया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो आपके सामने चालाकी दिखा सके, और ये गोपाल का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ़ बनाएगा, आने दो उसे। इस बार तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन बाद गोपाल फिर सेठ घमंडी लाल के घर पहुंचता है। कैसे हो सेठ जी? कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। ठीक है, तो इस बार मेरी शर्त सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी, समझा? इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह गोपाल सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है। इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है, मजा आ गया। आने दो अब उस लालची सेठ को, फिर मजा चखाता हूं उसको। कुछ दिन बाद सेठ गोपाल के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराने लगा। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। यह लड़का जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के मुताबिक फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका। इस तरह गोपाल ने अपनी होशियारी से सेठ घमंडी लाल को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए, आप जैसे बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ़ बना दिया। तू सही कह रहा है वो कर सिंह, मैं उसे बच्चा ही समझ रहा था।
लेकिन उस बच्चे ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार फिर बताता हूँ उसे कि घमंडी लाल किसे कहते हैं। गोपाल ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। गोपाल और उसका पिता भोलाराम दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने फिर से आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियारी बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ घमंडी लाल हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो, जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अपनी जबान पर काबू रख लड़के। ये क्या बक रहा है? जिस काम के लिए आया है वही बात कर। ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है। तो खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। गोपाल सेठ की बात मानकर घर चला जाता है और फिर से फसल की तैयारी में लग जाता है। इस बार गोपाल ने गन्ने की फसल लगाई। इस बार खेती में कौन सी फसल लगाई है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची सेठ घमंडी लाल और भुक्कर सिंह दोनों फिर से गोपाल के पास जाने लगे। सेठ जी, इस बार तो गोपाल का दिमाग चकरा जाएगा। आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। सही कहा वो कर्जिंग। इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% इस्तेमाल किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ कि इस बार वो गोपाल का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वे खेत पर पहुंचते हैं, अरे अरे सेठ जी, ये किसान तो आपका भी बाप निकला। देखो देखो जरा, इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या है? ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ वाला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका। मतलब मेरे हिस्से ने इस बार भी चार फूस ही आएगा। न इस बार भी बेरो बन गया। मान दिया इस किसान के बच्चे के दिमाग को। बड़ा ही चालाक है। आइए आइए सेठ जी, कैसे हैं आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताइए। अच्छा, ये तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा सेठ जी? आप तो खुद दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाइए और बीच का हिस्सा मैं ले जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखेधड़ी में वो सबके बाप है, बाप। ये खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है, समझा? अरे ओ भुक्कर सिंह, बस कर। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारे ही करनी का फर्म है। मैंने भोले वाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमसे पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूँगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरी है न वो सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वो अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में उनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह गोपाल ने अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ घमंडी लाल को सही रास्ते पर ला दिया। सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसे उन्हें वापस कर दिए। उस दिन के बाद से उस गांव सीतापुर के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।